तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से मिले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को जानने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे रोल्स के बारे में जानने के लिए। तो डाइजेशन सिस्टम हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जिसके तहत हम लोग सारे के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है और किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं एज वेल एज डायग्नोसिस सीख सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन है और उसको हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं या उसमें क्या क्या फंक्शंस होता है और क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं उसको कि डाइजेशन सिस्टम के अनुसार हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि अगर हम लोग ये जाने कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन जो हम खाना खाते हैं, हम खाना जो खाते हैं वो एक फ्यूल के जैसा काम करता है हमारे बॉडी में एनर्जी देने के लिए और न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। तो एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है तब हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा, तो डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। तो मुंह से स्टार्ट होता है जब हम पहला कौर खाते हैं, यानी कि पहला बाइट जैसे ही हम लेते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो बहुत सारे इंद्रिय हैं या बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स है जो हमारे मुंह में होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, खास करके खाने के बाइट से, उसके सुगंध से और उसके टेस्ट से। इसलिए जो खाना आपको सुगंध में, टेस्ट में नहीं पसंद आता है, आप देखा करिएगा वो खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता। अगर मान लीजिए आप कोई खाना एक घृणा के रूप में खा रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आपको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, तो वो डाइजेशन होने में हमेशा ही प्रॉब्लम होता है। तो डाइजेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन, डाइजेशन सिस्टम क्या करता है, वो आपके खाने को स्मॉल न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स में बांटता है या तोड़ता है, जिसके कारण आपका जो सेल है, बॉडी का हर एक सेल बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके और हर जगह वो पहुंच सके जहां उसकी जरूरत है। तो सबसे पहला चीज डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको एक सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो हमारे फूड्स को स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। और इसका पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेकर एनस तक, यानी मुंह से खाने से लेकर हम जो एनस में जाने स्टूल पूरा बाहर होता है वहां इसका एंड होता है। तो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस में। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या वाइटल रोल प्ले करता है कि फूड एंड ड्रिंक जो हम कंज्यूम करते हैं फ्यूल के जैसा, दैट वो सारे चीज को कंज्यूम करता है वाइटल प्रोसेसिंग करने के लिए, और वो वेस्ट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में बनते हैं, यानी खाना खाने के बाद में, खाना डाइजेस्ट होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही कन्वर्ट करता है और उसको बाहर निकालने का काम भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत सारे जन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है जीआईटी सीरीज या जीआईटी प्रॉब्लम भी हम लोग बोलते हैं या जीआईटी सीरीज बोलते हैं। ये हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, यानी आप देखेंगे एक पूरा ट्यूब जैसा होता है, एक ट्यूबलर ट्यूब जो पूरा थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, लेकिन मुंह से लेकर एनस तक एक ट्यूब नुमा रहता है जो पूरा हॉलो ऑर्गन रहता है। तो माउथ से एनस, हॉलो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, पहले खाना हमारे माउथ में जाता है, फिर ओसोफेगस में जाता है यानी फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में जाता है जहां बहुत सारे एसिड से मिलके वो सिक्रेशन होता है, लीवर से भी बाइल लेता है और बहुत सारे चीज करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन विटामिन का प्रोडक्शन होता है और वेस्ट प्रोडक्ट सारे एनस के द्वारा बाहर चले जाते हैं। ये हमारे हॉलो ऑर्गन्स है। आप देखेंगे पूरा ट्यूब जैसा, एक पाइप जैसा है, मुंह से डालने से लेकर एनस तक एक पाइप है जो घुमा हुआ कॉइल के रूप में है। लेकिन लीवर, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर are the solid organ of digestive system. तो लीवर, पेनक्रियास एंड गॉलब्लैडर आर द सॉलिड ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको सॉलिड ऑर्गन बोला जाता है क्योंकि ये हॉलो ऑर्गन्स में नहीं आते हैं। ये डाइजेशन सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करने के लिए अपना योगदान देते हैं, बगल में रह के ये और भी इनका फंक्शन होता है, तो हम जानेंगे। तो सबसे पहला चीज है व्हाई डाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो फूड को टर्न करता है एनर्जी में, वो हमको सरवाइव करने के लिए चाहिए। दूसरा, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, वो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए वो करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर होता है सेल एंड बॉडी टिश्यू का। तो सबसे पहला चीज है ये ज्यादा जरूरी है और वो वेस्ट को भी एलिमिनेट करता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वो होते हैं प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर।
minerals and water. Our digestive system breaks nutrients into small parts for body to absorb and use energy, growth, cell repair and maintenance. तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिएंट्स को भी और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बांटता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बांटता है, जिसके तहत वो सारे बॉडी में एनर्जी, ग्रोथ, सेल एंड रिपेयर के तरीके से काम आ सके. तो प्रोटीन को बांटता है एमिनो एसिड्स में, फैट्स को बांटता है फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में, और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में बांटता है. यानी हम जितना भी चावल, गेहूं या कोई भी तरह का ऐसा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो सिंपल शुगर में बांटता है. आने वाले समय में ये डायबिटीज के सेशन में हम लोग जब देखेंगे, बहुत जन का मानना ऐसा है कि चावल हमारा शुगर बढ़ाता है, जबकि अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो रोटी हमारा सबसे ज्यादा शुगर बढ़ाता है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड कार्बोहाइड्रेट होता है. तो हम डायबिटीज के सेशन में जानेंगे. तो सबसे पहला चीज है कि हमारा फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या है. इंजेस्ट फूड, ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, रीड द बॉडी ऑफ द इंडाइजेस्टिबल फूड. यानी इंडाइजेस्टिबल जो फूड नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, उनको बाहर निकाल देना. मतलब इंजेशन मतलब जो खाना हम अंदर ले रहे हैं उसको अंदर ले जाना. डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, जो आपके स्टमक में होता है और बहुत सारा हद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ऑब्जर्वेशन भी, टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स बाय सेल, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन पेनक्रियाज और गॉलब्लैडर इस सब के माध्यम से ऑब्जर्वेशन होता है. इजेशन, रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्टेज, जितना लेफ्ट ओवर वेस्ट जितना बचता है, लिक्विड चला जाता है किडनी में, और किडनी में यूरेटर के द्वारा जाके यूवी से बाहर होता है, और जितना सॉलिड पार्टिकल्स जो रहता है, जो वेस्ट है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस में आके एनस के द्वारा बाहर चला जाता है. तो आइए हम लोग पहला स्टेज जानते हैं कि हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं. आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस लिख के रखिएगा. आप लोग के जितने क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे हम लोग फिर से जवाब देंगे, और किसका लाइन अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तो आप फिर से ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं. मैं सबके सवाल के आंसर्स को आंसर करूंगी. अभी आप देखिए, माउथ से हमारा चीज को डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है. तो डाइजेशन स्टार्ट हियर फ्रॉम फर्स्ट बाइट ऑफ अ मील. पहला बाइट खाने से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है. जो स्मेल ऑफ द फूड होता है वो सलाइवरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है टू सीक्रेट सलाइवा. सलाइवा निकलने के लिए, थूक निकलना, ये जो सलाइवा बनता है, आप लोग थूक जिसको बोलते हैं, ये सलाइवा निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. क्योंकि आप जब आने वाले सेशंस में या बाद के स्लाइड्स में देखेंगे कि सलाइवा जितना अच्छी तरीके से बनता है, जितना प्रॉपर बनता है, उतना ही आपका खाना जो है अल्कलाइन बेस्ड में जाता है और डाइजेशन करने के लिए उतना ही अच्छा होता है. तो टेस्ट ऑफ फूड इंक्रीजेस द फूड फ्लो सलाइवा. यानी टेस्ट जो होता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके ब्रेन में वो चीज को सेटिंग हो रहा है कि आपका वो टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो फ्लो ऑफ सलाइवा बढ़ जाता है. यानी टेस्ट अच्छा लगता है तो सलाइवा बढ़ जाता है. तो जितना सलाइवा होता है उतना ही पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, और जितना कम सलाइवा बनता है उतना ही पीएच वैल्यू गिर जाता है. तो माउथ में और क्या क्या रहता है, दांत, जो च्यूइंग बिगिंस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. तो दांत क्या करते हैं, जो सबसे पहले हमारे कोई भी फूड को तोड़ने का काम करते हैं, यानी ब्रेक करने का काम करते हैं, च्यू करके. तो हम देखेंगे कि कौन सा दांत किस तरीके से तोड़ता है, काटता है, या किस तरीके से उसको बाइट करता है, किसी को ग्राइंड करता है. तब टीथ वो काम करता है जिससे आप आसानी से खाने को अंदर ले जा सके. सलाइवा क्या करता है, वो आपके खाने को मॉइस्ट बनाता है, यानी कि थोड़ा गीला करता है, जिससे कि हम इजिली स्वॉलो कर सके, यानी कि निगल सके. और वो और एक काम करता है कि वो ऐसी एंजाइम्स कंटेन करता है जो फूड को ब्रेक करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे बॉडी आसानी से ऑब्जर्व कर सके और यूज कर सके. और हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको भी पूरी तरीके से ब्रेक कर सके, जिससे खाने का जो प्रोसेस है, यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो सके. हम लोग 32 दांत होते हैं, लेकिन आप देखा करिए मैक्सिमम बोला जाता है कि एक बाइट को 32 बार कम से कम चबाना चाहिए. हम लोग मेरे ख्याल से 16 या 8 बार भी नहीं चबाते हैं. तो एक प्रॉपर तरीके से चिबाना चाहिए, इतना ग्राइंड करना चाहिए कि वो खाना बहुत लुगदी टाइप का बन जाए, यानी बोलस टाइप का बन जाए. टंग क्या करता है, पहला काम तो करता है टेस्ट के लिए. टेस्ट समझाता है आपके इंद्रियों को कि कौन से टेस्ट का ये खाना है, और वो हेल्प करता है बोलस फॉर्म करने के लिए, माने खाने को इतना लुगदी फॉर्म में करने के लिए, और पूरा मोड़ के चम्मच की तरीके से रोल आउट करके आपके गले में, यानी एसोफेगस में डालने के लिए हेल्प करता है.
तो टंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टंग नहीं होने से खाना निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो जिनको जीभ में सबसे ज्यादा छाला वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा एब्सेस होते हैं, तो उनका स्टमक हीट बढ़ जाता है। स्टमक में हीट होने की वजह से आपके टंग पे बहुत ज्यादा एब्सेस होते हैं। हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गन्स को दर्शाता है। अभी आप देखिए टीथ क्या क्या काम करता है हम लोगों का। टीथ ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पीसेस में, जो हमारे कंटेन्स एमाइलेज विच हेल्प ब्रेक्स डाउन स्टार्च, स्टार्च को तोड़ता है। फिर हमारे मुंह के अंदर में एपोग्लॉटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। आप देखिएगा थ्रोट में फेरेंजिस, हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, और उसमें प्रदाह होने से उसको फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द बैक ऑफ द थ्रोट दैट क्लोजेस ओवर द ट्रैकिया प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग इट। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको कुछ भी मुंह में अंदर ले जाने के लिए वो पहरेदार होता है। आप देखिए छोटा सा भी खाने में बाल आ जाता है तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि इस खाने में बाल आ गया, क्योंकि वो आपका एपिग्लॉटिस उसको मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि हम इसको अंदर नहीं जाने देंगे। और सबसे बड़ा बात है, आपको कोई भी बाहरी इन्फेक्शन से बचाने का, फूड पॉइजनिंग से बचाने का वो जितना कोशिश कर सकता है उतना कोशिश करता है। साथ साथ में वो जब आप खाना लेते हैं तो ट्रैकिया यानी आपकी जो फूड पाइप और सांस की नली यानी फूड पाइप और एयर पाइप पास पास में होती है। तो जैसे फूड जाता है अंदर तो फूड पाइप को खोलता है और एयर पाइप को बंद कर देता है। और एयर पाइप जब आप सांस लेते हैं तो एयर पाइप खुलता है और फूड पाइप आपका बंद हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश कभी हम लोग खाना खाते खाते जब बात करते हैं या बहुत ज्यादा हंसते हैं या अचानक से कोई किसी तरीके से हम लोग को हिट कर देता है, तो हमारा दोनों पाइप खुला रहता है और खाना हमारे विंड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण हमें धांसी उठ जाती है, या उसको हम लोग बोलते हैं खांसी, या बहुत ज्यादा खाना हम लोग का पूरा बाहर आने लग जाता है, जिसको हम लोग कन्वर्सन भी बोल सकते हैं कि अगेन वापस आ रहा खाना। तो पार्ट ऑफ डाइजेस्ट में क्या टीथ क्या करता है, ग्राइंड करता है, स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा इन योर माउथ, टंग हेल्प करता है खाने को अंदर पुश करने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि टीथ क्या करता है। देखिए 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जैसा शेप है आप देखिए, इंसीजर्स क्या करते हैं, बाइटिंग एंड कटिंग के लिए, कोई भी चीज को काटने के लिए, और काटने के लिए आपको इंसीजर दांत बहुत अच्छे होने चाहिए। केनाइन दांत जो है, केनाइन आपके कौन से होते हैं, जो 4 दांत होते हैं और बहुत जो शार्प होते हैं और बहुत पैने होते हैं, उसको ग्रास्पिंग और टियरिंग करने के लिए, मैंने मुंह से कोई चीज को पकड़ने के लिए और उसको पूरी तरीके से टियर करने के लिए केनाइन दांत जरूरी होता है। प्रीमोलर्स दांत जो होते हैं वो थोड़े से पीछे सामने वाले से ग्राइंडिंग एंड क्रश करने के लिए, ग्राइंड एंड क्रश करने के लिए, और पीछे वाले जो मॉलर दांत होते हैं पूरी तरीके से ग्राइंड एंड क्रश करने के लिए आपको मॉलर टीथ जरूरी होता है। जिसके लिए ऊपर देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ है LY2। अगर दांत में दर्द हो रहा है किसी को, ये सिंपल एक ट्रीटमेंट है। LY2 को हम सिलेक्ट करेंगे और SI1 क्लासिकल में सिलेक्ट करेंगे, और जिस साइड के दांत में दर्द है उसी साइड में करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और दांत के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बहुत अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स है जो इस सब्जेक्ट में डिस्कस करना संभव नहीं। टंग को आप देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं जीभ। मुंह में जीभ भी है। टंग इज नॉट ओनली वन मसल, इट इज अ ग्रुप ऑफ मसल एंड इज यूज टू टेस्ट फूड। नो टेस्ट, बहुत सारे जन को टेस्ट हम लोग करते हैं, तो कौन कौन सा टेस्ट हमारा टंग महसूस करता है, बिटर टेस्ट कड़वा, सॉल्ट यानी कि नमकीन, सार यानी कि खट्टा, स्वीट यानी कि मीठा, और उमामी का मतलब ऐसा होता है कि कोई उसका टेस्ट नहीं होता है, मन एकदम ब्लेंड जैसा कोई चीज होता है, लेकिन किसी को वही टेस्ट ज्यादा पसंद आता है और मैक्सिमम जन को लगेगा इसमें कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जन को ये होता है, तो ये बीच में आपको महसूस होता है। अब ये टेस्ट भी आपको जीभ के अनुसार कहाँ कहाँ महसूस होते हैं। बिटर टेस्ट आपको हमेशा पीछे में कड़वा टेस्ट महसूस होता है, सार टेस्ट किनारे में, सॉल्टी थोड़ा सामने के किनारे में, और स्वीट टेस्ट सामने में, और ये बीच में जो ये सबसे ज्यादा ये रहता है, ये वाला जगह में उमामी टेस्ट को हम लोग कर सकते हैं। यहाँ नमक ज्यादा लगने से आप देखा करिए कट जाता है। हम लोग पिस्ता या कोई भी चीज नमक ज्यादा खाते रहते हैं, या कोई खट्टा कोई चीज खाते हैं, क्योंकि एक ऐसा जगह का टेस्ट है जो पूरा मिक्स टाइप का टेस्ट है। तो ऐसा टाइप का कुछ नहीं खा रहे बार बार, अगर हम लोग वहाँ एक पर्टिकुलर टेस्ट डालेंगे तो वो उस जगह में कट जाता है या थोड़ा सा एब्सेस हो जाता है। अब उसी तरीके से टंग एनालिसिस हम लोग TCM में जब पढ़ाते हैं तब तो हम लोग देखते हैं कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे हैं। हर एक डॉक्टर या हर एक थेरेपिस्ट एक जीभ निकलवा के पेशेंट का देखना चाहता है कि कहाँ पे कोई तरह का इन्फेक्शन है, या कहाँ कोई तरह का कट है, या कैसा तरह का कौन सा एनर्जी का डिस्टर्बेंस हुआ है। हम टंग डायग्नोसिस के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
तो हम लोग कभी अगर कर पाएंगे तो टंग डायग्नोसिस के सेशंस को मैं आगे में लूंगी। आगे चलते हैं हम लोग। अभी आप देखिए टंग और क्या करता है, पुशेस फूड अराउंड अंटिल इट फॉर्म्स ए बॉल कॉल्ड ए बॉलस। एक बॉल जैसा फॉर्म कर लेता है खाने को चिबाने के बाद में, जो बॉलस बन जाता है और खाना अंदर चला जाता है। जैसे बॉलस बन जाता है आप देखिए खाने को आप रोक नहीं पाते, अपने आप ही वो अंदर एसोफेगस में रोल आउट हो जाता है। तो bolus is passed to the pharynx and epiglottis, make sure the bolus passes into esophagus and not down the windpipe। ये हमेशा pharynx यानी कि आपका थ्रोट ये ध्यान रखता है कि वो खाना विंड पाइप में नहीं जाके फूड पाइप में जाए, तो वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो अगर किसी को सोर और एब्सेस इन टंग हो रहा है और मुंह में छाला हो रहा है तो आप पॉइंट्स लगा सकते हैं P8, TW5, P6, CV24, गवर्निंग वेसल 27 सीडेट कर सकते हैं। हेलोटोसिस हो सकता है, बहुत सारे जन को फॉल्स स्मेल हो रहा है। अगर फॉल्स स्मेल अगर होता है यानी बहुत बैड स्मेल आपके माउथ में आना, अगर बहुत फॉल्स स्मेल अगर आ रहा है तो आप पॉइंट्स क्या क्या लगाएंगे, ST21, 44, 45, P6, स्प्लीन 4, CV10, 13, LU7, H5, 9, ये सारे पॉइंट्स को आपको सीडेट करना होगा। अब आप देखिए मुंह में हमारे जीभ के साथ में क्या और रहता है, सलाइवा। सलाइवा ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या क्या करता है, आपके खाने को गीला करता है, मॉइस्ट करता है, ये डाइजेशन को स्टार्ट करता है, और सॉल्ट एपिटाइट को, खाने में सॉल्ट कितना अंदर भेजना है उसको एडजस्ट करता है। इसलिए खाने में सॉल्ट कभी भी ऊपर से नहीं खाना चाहिए। अगर कम पड़ा है या कम हो गया या नहीं डाले हैं तो आपको हमेशा उसको वापस बॉइल करना चाहिए, कभी भी कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए। द फ्लो ऑफ सलाइवा हेल्प वॉश अवे पैथोजेनिक फैक्टर्स। बहुत सारे पैथोजेनिक फैक्टर्स होते हैं हमारे ऑर्गन्स में, तो जो हमारे पैथोजेनिक फैक्टर्स कोई भी टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अगर आते हैं तो उसको भी वॉश अवे कर देते हैं। लेकिन अगर फिर भी बहुत सारा चीज को है कि हम लोग ठीक करना चाहें तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारा जीभ थोड़ा मॉइस्ट रहे, मुंह ड्राई नहीं हो। तो ड्राई टू इंक्रीज सलाइवा हम लोग कौन कौन सा पॉइंट लगा सकते हैं, Li23, Lu511, P37, SP19, ये टोन करेंगे हम। SP9 सॉरी टू डिक्रीज सलाइवा हम कौन कौन से पॉइंट्स को कर सकते हैं, SP9, स्टमक 39, 40, CV23, 24, Li18, K10, K18 सीडेट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम सीडेट करते हैं तो हम सलाइवा कम कर सकते हैं। ये उनका करना चाहिए जिन लोग का मुंह से बात करते हैं तो इतना ज्यादा थूक बनता है कि वो किसी के सामने मुंह पे आ जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा सलाइवा बन रहा है तो हम डिक्रीज करेंगे। अब देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी मुंह में सलाइवा जो बनता है वो कहाँ से बनता है, सलाइवरी ग्लैंड से बनता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस है सिक्रीट हियर 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड इन द माउथ। तो पहला डाइजेस्टिव जूस जो है, जो डाइजेशन करने में हमको हेल्प करता है, वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। तो 3 तरह के पेयर, 3 होते हैं और पेयर में होते हैं, 2 पैराटाइड ग्लैंड, 2 सबमंडिबुलर ग्लैंड और 2 सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये हमारे दोनों साइड्स में होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, जिससे वो सिक्रेशन करते हैं और जैसे ही टेस्ट और वो खाना मिलता है तो वो सिक्रेशन करके निकालना चालू कर देता है। पूरे दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा हमारे मुंह में बनता है। तो स्टमक 3 पैरोटिड ग्लैंड के लिए मास्टर पॉइंट है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के लिए स्टमक 8A, सबलिंगुअल ग्लैंड के लिए स्टमक 3-3 हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो 20% सलाइवा बनाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है 75% बनाता है और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो 5% आपका सलाइवा बनाता है। तो सलाइवा चेंजेस, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि पीएच वैल्यू को चेंज कर देता है। 5.4 से लेकर 7.5 तक हमारा पीएच वैल्यू चेंज करता है। तो ये जो सलाइवा है, मुंह में जो थूक बनता है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि क्या क्या करता है। एक्यूप्रेशर एनालिसिस में देखिए, माउथ ट्रीट्स स्प्लीन फॉर ट्रबल्स इन माउथ, ड्राई एंड एक्सेसिव ड्राई एंड एक्सेसिव थर्स्ट, हीट इन स्टमक एंड स्प्लीन। तो इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, स्प्लीन 4, गवर्निंग वेसल 26, TW1, P5 सीडेट करेंगे। दोज हु ब्रेथ फ्रॉम माउथ, बहुत सारे जन का माउथ से ब्रेथ करने का हैबिट होता है, तो वो उन लोग को लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और उसके बाद माउथ रिमेन स्लाइटली ओपन एवरी टाइम, बहुत सारे जन का मुंह हर समय खुला हुआ रहता है तो उनका डेफिशिएंसी पैटर्न होता है।
प्राय उनके सारे पॉइंट्स टोन होते हैं। अगर एक थेरेपिस्ट ध्यान से किसी के फेस को, किसी के बैठने के तरीके को देखे तो वो आराम से निकाल सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस क्या है। तो बिटर माउथ, मुंह बहुत कड़वा है, तो ह्यूमिड हीट इन गॉलब्लैडर दर्शाता है, जिसका ट्रीटमेंट होगा लीवर 14, CV12, गवर्निंग वेसल 9, UB 18, 19, 20, LI 11, TW 6, गॉलब्लैडर 34 एंड 24। ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप इस पॉइंट्स में सबके पेन पॉइंट ढूंढ लेंगे। पेशेंट के अनुसार जो पेन पॉइंट होगा वो उसका अपना पॉइंट होगा, तो आप ये पॉइंट्स को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। माउथ इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, अगर सिंगल पॉइंट से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये हमेशा खेमका सर बताया करते थे कि सिंगल पॉइंट से हम लोग बहुत सारे चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो माउथ इन्फ्लेमेशन में, यानी मुंह में कोई तरह का इन्फ्लेमेशन हो गया मुंह के अंदर, तो गवर्निंग वेसल 12 को सिलेक्ट करेंगे। ड्राई माउथ बट अनेबल टू ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पी पा रहा, इतना मुंह कड़वा हो गया या ड्राई हो गया है, तो गवर्निंग वेसल 11 को सिलेक्ट करेंगे। ड्राई माउथ एंड हैव टू ड्रिंक एक्सेस वाटर, इतना ड्राई है कि बार बार पानी पीना पड़ रहा है, तो TW4 को टोन करेंगे। ड्राई माउथ, ड्राई थ्रोट है, तो LU9 को टोन करेंगे। ऐसे बहुत सारे एनालिसिस है जो हम लोग अलग अलग सेशंस में करके तोड़ करके हम लोग देंगे। तो ये बहुत सारा एनालिसिस है, जितना लगभग एनालिसिस इसमें दरकार था डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुसार उतना मैंने दिया है। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। अब देखिए, जो खाना किस में आ जाता है, एसोफेगस में। एसोफेगस एक पाइप का माध्यम करता है, एक ऐसा पुल का काम करता है कि मुंह से खाना ले जाके स्टमक तक पहुंचा देता है। इसका खुद का अपना एक कोई भी फंक्शन नहीं होता है, ये बहुत डेलिकेट ट्यूब होता है। तो खाने को प्रॉपर तरीके से चिबाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं चिबाते हैं या प्रॉपर च्यू नहीं करते हैं, तो ये एसोफेगस रप्चर हो जाता है। बहुत ही डेलिकेट होता है ये, तो ऑपरेशन छोड़कर इसका और कोई इलाज नहीं होता है। तो खाने को बहुत अच्छी तरीके से चिबाना चाहिए और खाना खाने के समय बात नहीं करना चाहिए। तो एसोफेगस को दो भाग में बांटा गया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर के पार्ट में अगर किसी को खाना फंस रहा है बार बार, तो स्टमक 13 एंड 42 अपर पार्ट के लिए मास्टर पॉइंट होता है, और स्टमक 14 एंड 42A लोअर पार्ट के लिए, यानी स्टमक के आसपास जाके खाना अगर अटक जाता है, अंदर नहीं जा रहा है, या कोई और भी प्रॉब्लम होता है, जल रहा है, तो इसका ये मास्टर पॉइंट है। अभी आप देखिए किस तरीके से खाना अंदर जाता है, उस वेव्स को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक कछुआ की तरीके से चलता है कि थोड़ा चलता है फिर उठता है, फिर थोड़ा चलता है फिर उठता है। उसी तरीके से आप देखिए कि खाना एक बार हमारे अंदर में ये आता है, फिर यहाँ से जब प्रेशर क्रिएट होता है तब ये खाना आगे बढ़ता है, फिर यहाँ प्रेशर होगा और फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, और फिर ऐसे आगे प्रेशर होगा और फिर आगे बढ़ेगा। यानी इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। और हम लोग का ये खाना इस तरीके से यहाँ पे आता है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बोलस जो बन के खाना आता है, वो आसानी से खाना स्टमक में जा सके अच्छी तरीके से, उसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आप देखिए, स्टमक में जब खाना हमारा जाता है, तो खाना जाने से वो क्या करता है, एसिड किल्स ऑफ एनी इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरसेस। उस खाने में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस होता है, तो जो स्टमक के अंदर में जो पेप्सिन नाम का एसिड होता है, वो सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड्स में ये ब्रेक करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय द एसिड। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, स्टमक के चारों तरफ कोटिंग होता है, वो उसको लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाने का काम करता है, जिससे वो एसिड से जल नहीं जाए। लेकिन हम लोग अगर बहुत ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं, बहुत टाइम से खाना नहीं खाते हैं, फ्लक्चुएट टाइमिंग में खाना खाते हैं, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये धीरे धीरे खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है, जिसके कारण अल्सर फॉर्म होना चालू होता है। और अगर हम उसको नहीं देखते हैं, नहीं ध्यान देते हैं अल्सर को, तो बार बार अल्सर होने से दैट लीड्स टू स्टमक कैंसर ऑल्सो। तो स्टमक डज some observation too. Some medicines, water and alcohol are also absorbed through the stomach. एस्पिरिन या वाटर, ये सारे हमारे मेडिसिन जो हैं वो स्टमक में जाके ही आपके एब्जॉर्ब होते हैं। और उसके बाद में डाइजेस्टेड बोलस इज नाउ कॉल्ड चाइम। जब हम लोग डाइजेस्टेड बोलस है, यानी जो खाना है जब अंदर चला जाता है, तो हम उसको बोलस नहीं बोलते, क्योंकि बोलस बोलने का मतलब है जो खाना डाइजेशन प्रोसेस के बाहर है, केवल सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवरी जूस मिला है। लेकिन जैसे डाइजेस्टेड बोलस अंदर आ जाता है स्टमक के अंदर में, तब पायलोरिक स्पिंस्टर, यानी जो ऊंचा, ये जो उठा हुआ हिस्सा रहता है, इसको पायलोरिक स्पिंस्टर बोलते हैं। इतना सा दूर में यहाँ पे गैस ट्रबल्स होता है। अगर जैसे खाना पूरा अंदर आ जाता है तो उसको चाइम बोलते हैं। लेकिन किसी तरीके से अगर ये पूरी तरीके से खाना अंदर नहीं आता और यहाँ गैस फॉर्म हो जाता है,
तो हम लोग देखेंगे कि आप देखिए ये स्पिंसर बहुत टाइट करके रहता है कि खाना इस तरीके से अंदर आए कि एसिड बाहर नहीं जा सके। लेकिन अगर अगर ये टाइट मसल किसी भी कारण से अगर ये ब्रेक होता है, यानी कि ये जो आपका पायलोरिक एंड है या पायलोरिक स्टमक है, यहाँ पे गैस फॉर्म होने लग जाता है और जिसके कारण ये जो एसिड है ये स्पिंसर खुल जाता है और ये बाहर जाने लग जाता है, या आपके मुंह में आने लग जाता है तो मुंह कड़वा होने लग जाता है, या एसिड रिफ्लेक्स होने लग जाता है। एसिड रिफ्लेक्स मतलब जो हम लोग ने थोड़े दिन पहले सेशन लिया था, जिसमें आपको बहुत सारी शिकायत होती है, जिसमें मुख्य कौन कौन सा होता है, हार्टबर्न, कफ, नौशिया, वॉमिटिंग एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। निगलने में हम लोग को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टमक क्या करता है, फूड इज पुश्ड through the esophagus and into the stomach by means of series of muscular contraction called peristalsis movement। तो ये स्टमक में खाना कैसे जाता है, खाना जाने के बाद में मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों ही स्टमक में कंटिन्यू हो जाता है। ये खाने को मैश करता है और एडिशनल एसिड मिलाता है, जिसके कारण वो फर्दर ब्रेक डाउन होकर और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, जिससे उसके मॉलिक्यूल्स को बॉडी अपने तरीके से यूज कर सके। तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देता है, जो कि सेशंस हम लोग ने कल तक ये वाला सेशंस में लिया था। तो इसमें हम लोग ने 10 पॉइंट ट्रीटमेंट के बारे में बताया था कि 10 पॉइंट का ट्रीटमेंट इवन मेथड से अगर आप लगाते हैं, मतलब मेथी से या स्टार मैग्नेट से लगाते हैं, ये 10 पॉइंट को जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में लगाना चाहिए, लेकिन खोलने के समय में उल्टे सीक्वेंस से खोलना चाहिए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। P6, CV13, 12, 10, 6, stomach 25, 36, 37, 39, 44, 45 and spleen 4 and 6, ये सारे पॉइंट्स में मेथी या स्टार मैग्नेट लगाइए। दोनों हाथ में लगाना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को हाई बीपी है तो मेल में SP4, मेल में SP4 और 6 को टोन करेंगे, रेस्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे राइट हैंड में। फीमेल में SP4 6 टोन राइट हैंड में करेंगे, बाकी के पॉइंट लेफ्ट हैंड में लगाएंगे हम लोग और सिलेक्ट करेंगे। लो बीपी में उसका ठीक उल्टा करेंगे, यानी आपका SP4 6 जो है वो सिलेक्ट टोन भी चेंज होगा और राइट लेफ्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग ने अच्छी तरीके से जाना था कल के सेशंस में, और हम लोग बाकी का जो इसका जो सेशंस है वो हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए कल करेंगे, और वो टाइमिंग्स हम लोग अभी थोड़ा देर में डाल देंगे कि किस में करेंगे। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, जिनको भी अगर कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क मी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। होप यू ऑल लाइक द सेशन, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सबको सेशन अच्छा लगा? यस मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया लगा। रानी जी। और हाँ थैंक यू दीदी। जिनका सेशन मैंने जो अटेंड किया था और आपने जो एडवाइस किया था मेरे को लगाने के लिए, मैंने लगाया और उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, उम्मीद नहीं से तो ज्यादा। आपको जब भी ऐसा वीरेंद्र जी अगर मिलता है तो उसका एक स्टोरी बनाइए कि आपको ये प्रॉब्लम था, और हो सके तो दिशा हेल्दी टॉक्स का पेज है उसमें जाके अगर फीडबैक देते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा हमारे को भी अप्रिशिएशन मिलेगा, तो थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा काम करने का। तो उसमें फीडबैकिंग दीजिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू नीलिमा जी फॉर appreciation for nice, very nice session. A lot to you also for listening me. श्वेता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप लोगों को किसी को इसके बारे में पूछना है जो मैंने बताया है वो जानने आप लोग का है, क्योंकि इसके बाद हम लोग कल जो जानेंगे तो खाना कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने सारे सॉलिड ऑर्गन हेल्प करते हैं, लीवर, गॉलब्लैडर, पेनक्रियाज, ये कैसे हेल्प करते हैं, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है। वहां पे खाना स्मैश्ड होके आप देखिए सॉलिड और लिक्विड में, अगर मिक्सी में कोई चीज को चर्न करेंगे तो एक सॉलिड वेस्ट और लिक्विड चला जाता है। तो आप देखिए लिक्विड वेस्ट चला जाता है किडनी में और सॉलिड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मॉइड कॉलन में, जहाँ स्टूल बोल के उसका नाम पे वो स्टोर होता है, और जब उसमें से सारे विटामिन एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं तो वो आयनस के द्वारा आपका मल के रूप में बाहर चला जाता है। तो हम लोग कल जानेंगे कि स्टूल भी कैसा जरूरी है या कैसा स्टूल होना चाहिए। तो हम लोग कल का सेशन को पूरा करेगा और कंप्लीट करेगा। तो इस सेशंस को आधा सेशन आज हुआ है, आधा सेशन कल होगा। मैंने बोला था कि ये सेशन मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कल बहुत जन नहीं सुन पाए थे। तो वी विल डू द नेक्स्ट सेशंस अगेन टुमारो, में थोड़ी देर में डाल दूँ। हाँ पूछिए। मैम
मैं बोल रहा था, ये जो मुंह कड़वा हो जाता है, या मुंह से बदबू आती है, या हाँ मुंह से थूक ज्यादा निकलता है, या बहुत लोगों को थूक कम निकल होता है, हाँ तो हाँ ये तो बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हर एक हाँ। 10 तो ये आदमी 10 में एक पॉइंट या का दो जो आदमी पाए ट्रीटमेंट है, जाते हैं। जो 10 पॉइंट का ट्रीटमेंट है, अगर आप लोग ये सारे जन करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे तमाम प्रॉब्लम को आप अपने से अरेस्ट कर सकते हैं। जब ये 10 पॉइंट का ट्रीटमेंट ही हम लोग एक समय में जब नया नया ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे, तो हम लोग को खेमका सर इतना ज्यादा इस पॉइंट का प्रैक्टिस कराया करते थे, तो हम लोग आधे से 80% पेशेंट को एक ही पॉइंट यही वाला लगाया करते थे। मैंने खाली पता कर लिया और ये हर चीज के लिए यही लगा देते थे। लेकिन धीरे धीरे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आता है, पेशेंट बहुत सारे मैग्नेट्स नहीं लगाना चाहता है, तो आपका डायग्नोसिस जितना इनहैंस होता है कि उसको प्रॉब्लम होता है वो क्यों हो रहा है, अगर हम जितना अच्छे तरीके से और बारीक तरीके से जानेंगे, हम उतना ही अच्छा और ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एडवांस चीज जानना जरूरी होता है। अच्छा, डाइजेशन वाले जो पॉइंट है उसको सेडेट करना है कि टोन करना है? कौन सा, क्या पूछ रहे हैं? डाइजेशन वाले जो पॉइंट है, P6 CB13 हाँ, ये सारे 12 पॉइंट स्टार्टिंग 10, वाले जो हैं उसको रेंट मेथड में कर रहे डाइजेशन के जो पॉइंट उसको टोन कर, कुछ नहीं रेंटिंग करेंगे, स्टार मैग्नेट से। स्टार मैग्नेट या मेथी दाना लगाएंगे। अच्छा, तो आप और ये एक, और बाकी वाले हाई बीपी लो बीपी पता होंगे तो आप मैग्नेट से लगा सकते हैं। हाँ और हम लोगों अच्छा, का और कल टीथ वाले में LY1 बताए थे आपने? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? टीथ वाले जो है, टीथ के लिए जो बताए थे LY1, 2 LY2 लिम्फेटिक वेसल का LY2, का पार्ट है LY2। हाँ हाँ, LY2 और SI। SI1 क्लासिकल सीडेट करेंगे, अच्छा, उसका क्लासिकल सेडेट क्लासिकल कर, लगाएंगे। और सबसे बड़ी हाँ बात हाँ, है कि आप जब मेथी दाना से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनके पास अभी मैग्नेट्स नहीं है, तो कोशिश करके ब्योल में अगर आप लगा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्लासिकल में डायरेक्ट लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। कल से हम लोग का एक बेसिक सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे जन ने एनरोलमेंट किया है, थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर कृष्णा जी एंड रानी जी फॉर रेफरेंस। अच्छा, उसमें क्या करा थैंक यू जाएगा? दीदी। बेसिक वाले में क्या कराएंगे? बेसिक हेलो क्लास में कविता दी, हाँ हेलो हाँ हेलो कविता दी, हाँ निर्मल जी बोलिए, मैं बोलिए निर्मल जी। मुंह खोल, आपका आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम लोग वो जो बेसिक क्लास है उसमें हम लोग ग्रुप में जिन लोग ऐड है उनको सारा सिलेबस दिख रहा है। हम उसमें पूरा सुजोग सिस्टम, पूरा कलर थेरेपी, पूरा 5 एलिमेंट का चार्ट, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे आप स्पाइन को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप किस तरीके से नेवल को बैलेंस कर सकते हैं, पूरा मेरिडियन सिस्टम कि कहाँ से आ रहा है और लगाना, और मैक्सिमम रिपर्टरी जो हमारे 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरी डायरी के तहत कि कौन कौन से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल्स, कम से कम भी 100-150 प्रोटोकॉल्स हम देते हैं इस सेशंस में, जिससे कि आप प्रैक्टिस नेक्स्ट डे से ही कर सकेंगे। और जिस दिन होता है वो बकायदा प्रैक्टिस कराया जाता है, और जो लोग को फिर भी अगर लगेगा कि प्रैक्टिस करना है, इस क्लास के बाद में वो मेरे क्लिनिक में कभी भी आ सकते हैं फॉर द प्रैक्टिकल सेशंस, जिससे हम उनको उस प्रैक्टिकल को और अच्छी तरीके से करा दें। जबकि हम लोग 15 दिन का सेशन इसलिए रखे हैं कि वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराया जाए और भागा दौड़ी नहीं किया जाए, और बहुत आसानी से धीरे धीरे किया जाए। इसमें बहुत सारे जन हैं जो मेरे बहुत ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ने बहुत अच्छे से किया है, उनका रिव्यू अगर आप लोग पढ़ेंगे, मैं उन लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोग दिशा दी के ऑफिस में जाके प्लीज अगर रिव्यू लिखेंगे आप लोग, तो नए लोगों को एक अच्छा मोटिवेट मिलता है। कविता जी, हाँ बोलिए। LY क्या हुआ? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सेकेंड लेवल का है क्या मैम? LY क्या हुआ? LY डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हैं, सेकंड लेवल अभी मेरा एक होने वाला है आफ्टर 10 या 15 डेज। उसमें डॉक्टर वॉल ने 9 नए मेरिडियंस को लोकेट किया। अगर हम कर लेंगे तो आप एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्किन का कर सकते हैं, नर्व डिजेनरेशन का कर सकते हैं ट्रीटमेंट, और बहुत सारे ऐसे मेरिडियंस किए, क्योंकि डॉक्टर वॉल एक MBBS डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स माने बहुत सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट किया, बहुत सारे नए पॉइंट्स को भी इन्वेंट किया। तो हर में ज्यादा पॉइंट नहीं है, हर एक मेरिडियंस में 3 4 5 पॉइंट्स को, और साथ में 9 नए मेरिडियंस को इन्होंने इन्वेंशन किया, जिसको हम लोग अगर समझते हैं तो हम लोग बहुत सारे चीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्किन का कर सकते हैं, डिजेनरेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फैट का कर सकते हैं, फाइब्रॉइड का कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ प्लीज बोलिए, आपका नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा है, रेडमी रेडमी करके जा लिखा हुआ है, प्लीज आप बोलिए। आप लोग अपने नाम के थ्रू जब आप लोग जूम में लॉग इन करते हैं ना कहीं भी क्लासेस में, तो आप देखा करिए कि अपने नाम के लिंक से ज्वाइन करा करिए, तो आपका ना नाम लिखा आएगा तो मुझे बोलने में आसानी होगा कि हाँ आप बोलिए।
आप क्या पूछ रही थी, प्लीज पूछिए मैम। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोलिए आप क्या पूछ रहे थे। और किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को? तो जिनको भी वो नहीं सेशन दीदी। करना होगा वो मेरे से मेरे नंबर में बात कर सकते हैं। कोई नए हैं, कोई नया जुड़ा है तो वो भी मेरे ख्याल से नंबर मिला होगा उसको। फिर भी मेरा मोबाइल नंबर है 9831052260। तो आप उसमें मुझसे खुद बात कर सकते हैं और हम लोग उसको देख सकते हैं कि कौन किस तरीके से करना चाहता है, क्योंकि अभी जैसे ही ग्रुप बन जाएगा तो हम ऑनलाइन के